अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है ये चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है और ये उसका इंट्रोडक्शन का लेक्चर होने वाला है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल और समकोण त्रिभुज के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे कि मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल का अगर मैं नेमिंग करता हूँ ए, बी और सी से, तो आप देख सकते हैं इस ट्रायंगल में हमारा 3 एंगल क्रिएट हुआ है, जो एंगल ए, बी और सी है। और सी के जैसा 3 साइड भी है, जिस साइड का नाम ए बी, बी सी और सी ए है। तो जो राइट एंगल ट्रायंगल रहता है ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल, इसे हिंदी में समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज या फिर राइट एंगल ट्रायंगल, इसकी विशेषता ये है कि इसमें एक एंगल हमेशा क्या रहता है, 90 डिग्री रहता है। जैसे यहाँ पर एंगल बी जो है वो हमारा 90 डिग्री है। एंगल बी हमारा क्या है, 90 डिग्री है। और बाकी का तो जो एंगल बचा है यानी एंगल ए और एंगल सी, उन दोनों का सम हमेशा क्या रहता है, 90 डिग्री रहता है। ये समकोण त्रिभुज का खासियत है, विशेषता है। और कुछ बातें, जैसे 90 डिग्री एंगल जिस पॉइंट पर क्रिएट हुआ है उसका जो ऑपोजिट साइड है यानी ए सी, इस ए सी को हाइपोटेनस कहते हैं। हाइपोटेनस कहते हैं। उसे हिंदी में कर्ण कहते हैं। और अगर मैं मान लूँ पॉइंट सी पर मैं एक एंगल क्रिएट कर रहा हूँ जिसे मैं थीटा कह रहा हूँ, तो इस थीटा के जो अपोजिट साइड रहेगा यानी ए बी, वो हमारा परपेंडिकुलर होगा। वो हमारा परपेंडिकुलर है, जिसे हिंदी में लंब कहते हैं। ठीक उसी तरह से जो एंगल सी है जिसे मैं थीटा कह रहा हूँ, इससे जो एडजेसेंट साइड जुड़ा हुआ है इसे बेस कहते हैं। हिंदी में आधार। हिंदी में आधार कहते हैं। तो ये कुछ बातें जो आपको याद रखनी है। जैसे एक एंगल हमेशा 90 रहता है, जो यहाँ एंगल बी है, और बाकी जो 2 एंगल बचे उन दोनों का जो सम रहता है वो हमेशा 90 डिग्री रहता है। और जिस पॉइंट पर एंगल क्रिएट हो रहा है 90 डिग्री का, उसका जो अपोजिट साइड है यानी ए सी, उसे हम हाइपोटेनस कहते हैं। हाइपोटेनस। स्पेलिंग थोड़ा आप तो चेक कर लीजिएगा एक बार। और मान चलता हूँ मैं यहाँ पॉइंट सी पर मैंने एक एंगल क्रिएट किया थीटा, तो उसका जो अपोजिट साइड है यानी ए बी, वो हमारा परपेंडिकुलर हो गया। और उससे जो एक साइड जुड़ा हुआ है जिसे हम बी सी बोल रहे हैं, जो एडजेसेंट साइड है, उसे हम बेस कहते हैं। तो ये कुछ बातें जो आप लोग को ध्यान में रखनी है। अगर इसी को लेकर हम थोड़ा आगे बढ़े, अगर हम एक और राइट एंगल ड्रॉ करते हैं, जैसे मान के चलिए ये मैंने एक राइट एंगल ड्रॉ किया। अगर इस राइट एंगल का मैं नाम दूं ए, बी और सी, तो इस राइट एंगल में आप देख सकते हैं ये पॉइंट बी जो है ये हमारा क्या हो रहा है, 90 डिग्री है।
जब पॉइंट बी हमारा 90 डिग्री है, बी पर हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो उसका जो अपोजिट साइड हुआ यानी ए सी, ये हमारा हो गया हाइपोटेनस, हिंदी में कर्ण। और अगर एंगल ए पर थीटा क्रिएट हो रहा है तो उसका जो अपोजिट साइड हो गया यानी बी सी, ये हमारा हो गया लंब या परपेंडिकुलर। ठीक उसी के जैसा जो हमारा जो नीचे वाला साइड हो गया एडजेसेंट साइड ए बी, इसे हम कहेंगे बेस या फिर आधार। ये तीन जो साइड है यानी कर्ण, लंब और आधार, इन्हीं तीनों में से अगर किसी दो से लेकर हम रेशियो निकालते हैं तो हम देखना चाह रहे क्या हो रहा है। तो जैसे हम यहाँ पर लंब और आधार का अगर रेशियो निकालते, अनुपात निकालते हैं, जैसे ये जो ट्रायंगल हमारा ABC है, इस केस में लंब और आधार यानी परपेंडिकुलर को हम P से डिनोट कर रहे हैं, लंब को P से और आधार को B से डिनोट कर रहे हैं। अगर इसका हम अनुपात निकालें, अनुपात यानी रेशियो, तो इस हमारे केस में ट्रायंगल ABC में हमारा जो परपेंडिकुलर या लंब है वो हमारा BC है और आधार यानी बेस वो हमारा AB है। ये क्या होगा, हमारा लंब और आधार का अनुपात या फिर रेशियो होगा। अगर हम ये एंगल जो A है, जो थीटा है, इसको हम लोग चेंज ना करते हुए अगर हम लोग हाइपोटेनस कर्ण को थोड़ा सा एक्सटेंड अगर करें और बेस को भी थोड़ा सा क्या करें, एक्सटेंड करें, तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं एक नया हमें राइट एंगल ट्रायंगल मिलता है। अगर इसका नेमिंग हम E और F करते हैं तो हमारा नया ट्रायंगल बनकर आ रहा है, नया राइट एंगल ट्रायंगल जिसका नाम है AEF। AEF, ये जो नया ट्रायंगल AEF है, इसमें भी हम क्या करते हैं, लंब और आधार का रेशियो लेते हैं। तो इस केस में जो लंब रहेगा वो हमारा EF रहेगा और जो आधार होगा वो हमारा AF होगा। उसी प्रकार अगर हम और थोड़ा ज़्यादा हम कर्ण को थोड़ा एक्सटेंड और थोड़ा करें और बेस को भी थोड़ा क्या करें, एक्सटेंड करें, तो यहाँ हमारा एक नया फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बनकर आ रहा है जिसका नाम अगर मैं GH रखूँ तो हमारा नया राइट एंगल ट्रायंगल AGH जो आ रहा है, इस केस में यहाँ पर 90 डिग्री क्रिएट हो रहा है और पहले वाले ट्रायंगल केस में यहाँ 90 डिग्री क्रिएट हो रहा था। तो हमारा जो नया जो राइट एंगल ट्रायंगल बनकर आ रहा है जिसका नाम AGH है, इसमें भी अगर मैं लंब और आधार का रेशियो लूँ, जो हमारा इसके केस में लंब GH तथा आधार हमारा AH हो जाएगा। तो ये तीनों ही अलग अलग ट्रायंगल होने के बावजूद, क्योंकि मैंने एंगल को चेंज नहीं किया है, तो तीनों का जो लंब और आधार यानी परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो आया है, जो अनुपात आया है, वो क्या रहेगा, हमेशा इक्वल रहेगा। कब, जब मैंने एंगल को जो थीटा, यहाँ एंगल ए पर जो मैंने थीटा लिया था उसको अगर मैं चेंज ना करूँ। ठीक उसी प्रकार अगर मैं पहले वाला ट्रायंगल जो हमारा ABC है उसमें अगर मैं लंब और कर्ण का रेशियो लूँ, लंब और कर्ण का अगर मैं रेशियो लूँ, लंब यानी P और कर्ण यानी H फॉर हाइप, अगर इसका मैं रेशियो लूँ तो पहला जो हमारा ट्रायंगल था ABC, इस ट्रायंगल में जो लंब है वो हमारा BC और जो हमारा कर्ण है वो AC। अगर मैं दूसरा ट्रायंगल यानी AEF में लंब को सेलेक्ट करूँ तो हमारा लंब EF तथा कर्ण जो था वो हमारा AE हो जाएगा। और तीसरे वाले ट्रायंगल यानी AGH में अगर मैं लंब को सेलेक्ट करूं तो हमारा GH और आधा कर्ण हमारा AG हो जाएगा। तो इस केस में भी अगर मैं एंगल को चेंज ना करता हूं तो ये तीनों का ही रेशियो क्या होगा,
समान होगा। तो यही क्या है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन। यहाँ पर जो ये जो रेशियो आ रहा है, ये जो रेशियो आ रहा है लंब और आधार का रेशियो है ना, ये सब क्या रहेगा, सेम रहेगा, सब क्या रहेगा, समान रहेगा, सब समान रहेगा। तो यही हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। तो ये कुछ इसी प्रकार जैसे यहाँ लंब और आधार का रेशियो लिया गया है, नंबर 2 में हमने लंब और कर्ण का रेशियो लिया है, इसी प्रकार टोटल 6 हम लोग इन तीनों साइड को ही बदल बदल करके टोटल हम 6 रेशियो हम लोग बना सकते हैं, 6 अनुपात हम लोग बना सकते हैं। उन्हीं के नाम पर क्या पड़ता है, ट्रिग्नोमेट्री के 6 आइडेंटिटीज़ आते हैं। तो आइए उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मैं यहाँ फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट कर रहा हूँ, बट इस बार मैं नाम को थोड़ा चेंज करूँगा। देखते हैं आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं। जैसे इस बार मैंने यहाँ A, B और C लिया, तो सबसे पहले हमें 90 डिग्री को ढूंढना पड़ा है कि 90 डिग्री जो एंगल है वो कहाँ क्रिएट हो रहा है। तो अगर आप गौर से देखिएगा तो एंगल A पर 90 डिग्री क्रिएट हो रहा है। तो जैसे एंगल A 90 डिग्री क्रिएट हुआ तो उसका जो अपोजिट साइड है यानी BC, ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा, ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा, जिसे कर्ण भी कहते हैं हम लोग। और अगर मैं पॉइंट B पर एक एंगल बनाऊं जिसे मैं थीटा लेट कर रहा हूं, जिसे मैं थीटा लेट कर रहा हूं, तो उसका जो अपोजिट साइड है यानी AC, ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, या फिर लंब हिंदी में, और उसका जो एडजेसेंट साइड है यानी AB, ये मेरा बेस हो जाएगा यानी आधार। अगर ये जो थीटा एंगल है इसे मैं चेंज कर दूं यानी कुछ इस प्रकार, यानी कुछ इस प्रकार, देखिए इस बार नाम मैं वहीं रखता हूँ A, B, C, लेकिन इस बार A पर तो 90 डिग्री बन ही रहा है, बट A पर तो 90 डिग्री क्रिएट हो रहा है, बट इस बार जो थीटा है मैं B पर ना लेकर C पर ले रहा हूँ, B पर ना लेकर मैं C पर थीटा ले रहा हूँ। तब क्या चेंज आएगा, तो जैसे हमने बताया था कि 90 डिग्री जहाँ क्रिएट होता है उसके अपोजिट साइड क्या रहता है, हाइपोटेनस, माफ़ कीजिएगा, हाइपोटेनस आता है। तो ये A के अपोजिट साइड तो यहाँ BC है, तो वो हाइपोटेनस ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो ये हमारा हाइपोटेनस ही रहेगा, जिसे हिंदी में कर्ण हम लोग बोल रहे थे। लेकिन अब चूँकि एंगल शिफ्ट हो चुका है, B से C जा चुका है, तो इस वक्त अब C एंगल जो है उसके अपोजिट साइड अगर हम देखेंगे तो हमारा AB हो जाएगा। C एंगल का अगर अपोजिट साइड देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो इस वक्त ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर, हिंदी में लंब, और उसका जो एडजेसेंट साइड हो जाएगा वो हमारा AC हो जाएगा, जिसे हम बेस बोलेंगे यानी आधार। यानी हाइपोटेनस तो सेम ही रहता है, लेकिन एंगल के वजह से हमारा बेस और परपेंडिकुलर दोनों क्या होता है, चेंज होता जाता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो इस वाले पोर्शन को हम कहीं साइड में लिख के रख दे रहे, थोड़ा सा बड़ा करके, जिससे आपको समझने में आसानी हो। अब चलिए यहाँ जो हमने जो बात किया था कि टोटल 6 रेशियो होता है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे अगर हम ऊपर वाला ट्रायंगल है, इसी में हम बात करें, हम नीचे वाले ट्रायंगल को हटा दे रहे हैं, आप समझ गए होंगे, आप लोग उसको उतार सकते हैं अपने कॉपी में। हम नीचे वाले ट्रायंगल को हटा देते हैं। अब जैसे ये हमारा जो ट्रायंगल है ABC, इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस है, तो इन तीनों का ही हम
बदल बदल करके रेशियो लेंगे। जैसे पहला रेशियो अगर हम लंब यानी परपेंडिकुलर और बेस नहीं कर्ण लेते हैं, कर्ण यानी हाइपोटेनस यानी p/h, इसका अगर हम लोग रेशियो लेते हैं तो वो जो रेशियो रहता है उसको हम लोग साइन थीटा बोलकर डिनोट करते हैं। ये थीटा कहाँ से आया? ये थीटा हमारा जो यहाँ एंगल जो बनेगा उस एंगल को यहाँ पर लिखते हैं। उसी तरह हम लोग आधार यानी b और कर्ण यानी h, इसका अगर हम लोग रेशियो लेते हैं जैसे कॉस थीटा कहते हैं। ठीक, उसी जैसा अगर लंब और आधार b, अगर इसका जो रेशियो लिया जाता है इसे टैन थीटा कहा जाता है। नंबर 4 के लिए जो हमने साइन थीटा में जो लंब और कर्ण का जो रेशियो लिया था उसे आप रेसिप्रोकल करके पलट करके लिख देंगे, यानी कर्ण बाई लंब, तो इसे कॉसेक थीटा कहते हैं, कॉसेक थीटा। नंबर 5 के लिए कॉस थीटा का अगर हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं यानी कर्ण बाई आधार, तो इसे सेक थीटा कहते हैं। ठीक, उसी जैसा टैन का अगर हम लोग रेसिप्रोकल ले लेते हैं यानी आधार बटा लंब, तो इसे कॉट थीटा कहते हैं। तो ये टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है जो लंब, कर्ण और आधार इन तीनों को ही बदल बदल करके लिया जाता है। तो हमारा ये फॉर्मूला भी हो जाता है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण या p/h, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण या फिर b/h। आपको जैसे है वैसे याद कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह भी आता है जिससे हमने यहाँ पर लिख करके रखा है, जैसे कि है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये s बराबर p/h, s इक्वल टू p/h, तो s यहाँ क्या डिनोट कर रहा है? s यहाँ साइन थीटा को डिनोट कर रहा है, और p/h जो है यहाँ पर परपेंडिकुलर बाई हाइपो जो हमारा लंब बटा कर्ण है उसको डिनोट कर रहा है। ठीक इस प्रकार जो c है यहाँ पर, ये कॉस चांदी का c, ये यहाँ कॉस थीटा को डिनोट कर रहा है, और यहाँ पर जो बद्री और हर है यानी b/h, ये हमारा बेस बाई आधार डिनोट कर रहा है, और तौले का जो t है वो हमारा टैन थीटा को डिनोट कर रहा है, और p/b यानी परपेंडिकुलर बाई बेस ये हमारा टैन थीटा का फॉर्मूला हो गया। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स है, आप याद कर सकते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा का। अगर ये याद हो गया तो आप इसका रेसिप्रोकल करके कॉसेक, सेक और कॉड भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर साइन थीटा का अगर हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारा कॉसेक थीटा मिल जाएगा, जैसे p/h का h/p। ठीक उसी प्रकार कॉस थीटा का अगर रेसिप्रोकल हम कर देंगे तो हमें सेक थीटा मिल जाएगा, यानी सेक थीटा इक्वल टू h/b, और टैन का अगर रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमें कॉट मिल जाएगा, यानी कॉट थीटा इक्वल टू b/p। ये हमारा 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है जिन्हें आपको याद रखना है इसके फॉर्मूला के साथ। इसके साथ साथ कुछ और फॉर्मूलास वगैरह भी आता है जिन्हें आपको ध्यान रखना है, जैसे कि फॉर्मूला नंबर 7 साइन थीटा, जैसे मैंने बताया कि रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा का, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा। और इसी फॉर्मूला से अगर मैंने साइन और कॉसेक का पोजीशन को चेंज किया तो हमारा निकल जाएगा कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा, 1/साइन थीटा। और इसी फॉर्मूला से अगर मैं दोनों को एक साथ रख लेता हूँ, यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इसका वैल्यू हमारा हो जाएगा 1। साइन थीटा यहाँ डिवाइड था, अगर मैं यहाँ लेकर चलाता हूँ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आता हूँ
तो ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो ये सारा फॉर्मूलाज वगैरह है। उसके अलावा और फॉर्मूला है, जैसे मैंने कहा था कि कॉस थीटा जो होता है ये माफ़ कीजिएगा, जो सेक थीटा होता है ये कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा। जैसे अगर मैं इसका पोजीशन को चेंज करूं तो मैं लिख सकता हूं सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा। और अगर दोनों को हम एक ही साइड लेफ्ट हैंड साइड पर रखते हैं तो हमारा फॉर्मूला आएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। तो ये सारा ये फार्मूला है। आप एक को याद रख के बाकी दो को निकाल सकते हैं, या फिर तीनों को अगर आपको याद करने का है तो याद कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आप एक को याद रखिए, बाकी दोनों खुद ब खुद ही निकल जाएगा। आगे कुछ और फार्मूला, जैसे टैन थीटा जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा का। तो कॉट थीटा इक्वल टू 1/टैन थीटा। उसी प्रकार जैसे ऊपर दो हुआ है, और अगर दोनों को हम एक साथ रखते हैं तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा ये हमारा हो जाएगा 1। इसी प्रकार कुछ और फार्मूला, जैसे जो टैन थीटा होता है ये साथ ही साथ साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो भी होता है, इसे आप निकाल सकते हैं। उसी प्रकार साइन थीटा के अगर जगह पर अगर आप यहाँ पर जो हमारा फार्मूला था साइन थीटा फार्मूला क्या था P/H, और कॉस थीटा का B/H, अगर आप दोनों यहाँ पर निकालते हैं तो आपको सेटिस्फाई हो जाएगा। और कॉट थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है कॉस बाई साइन, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो राइट एंगल ट्रायंगल रहता है, हमने बताया था राइट एंगल ट्रायंगल में अगर यहाँ हमने थीटा लिया तो ये हमारा परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री, तो ये हमारा हाइपो, और नीचे वाला हमारा बेस हो जाएगा। आप नाम रख सकते हैं ABC करके, या हम नाम रखते हैं PQR, ट्रायंगल का नेम है PQR। तो इस राइट एंगल में क्या होता है, हमेशा हाइपोटेनस का जो वैल्यू रहता है वो परपेंडिकुलर और बेस से हमेशा क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। तो जैसे अगर हम साइन थीटा जो हमारा फॉर्मूला था P/H, यहाँ देख पा रहे हैं हमेशा क्या होगा, साइन थीटा जो ऊपर परपेंडिकुलर है और नीचे क्या हाइपो है। हमने क्या कहा था कि जो हाइपो है वो हमेशा क्या रहता है, ग्रेटर रहता है परपेंडिकुलर और बेस से, कभी भी छोटा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ऊपर में जो भी मान आएगा नीचे से क्या आएगा, कम ही आएगा। तो जब ऊपर का मान छोटा रहता है और नीचे का मान बड़ा रहता है तो वो वैल्यू हमेशा 1 से क्या होता है, छोटा होता है 1 से क्या होता है, छोटा होता है। उसी प्रकार जो कॉस थीटा है उसका फॉर्मूला था B/H। तो यहाँ B जो है वो हमारा हाइपो से छोटा है, यानी B का जो मान आएगा H से छोटा आएगा। तो ऊपर वाला मान छोटा और नीचे का मान बड़ा, तो ये भी मान हम क्या रहेगा, हमेशा 1 से छोटा रहेगा। यानी साइन थीटा और कॉस थीटा इसका मान हमेशा 1 से छोटा रहता है, 1 से ज़्यादा कभी भी इसका मान नहीं आ सकता। एक आ सकता है जब दोनों ही इक्वल हो जाए यानी परपेंडिकुलर और हाइपो जब दोनों ही इक्वल हो जाए तब एक आ सकता है, वरना पॉसिबल ये नहीं है। 1 से बड़ा तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। उसी प्रकार अगर हम टैन थीटा देखते हैं तो टैन थीटा हमारा फॉर्मूला था परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ तो हाइपोटेनस शामिल ही नहीं है। तो टैन थीटा का मान आपका जो रहता है वो कुछ भी हो सकता है। ये मान क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर है ना। रियल नंबर को हम लोग R से डिनोट करते हैं ऐसे। तो ये टैन थीटा का मान क्या होता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसी प्रकार अगर हम लोग इसका वैल्यू चेक करना चाहे तो कि कौन सा वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, तो अगर मैं एक नंबर लाइन यहाँ पर ड्रॉ करूँ, अगर मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ करूँ जो यहाँ बीच में मेरा 0, इस साइड पर मैं 1 को डिनोट करता हूँ और इस साइड में -1 को डिनोट करता हूँ, और इस तरफ हमारा प्लस इन्फिनिटी रहेगा, इन्फिनिटी यानी अनंत, और इस साइड हमारा
माइनस इन्फिनिटी या फिर अनंत रहेगा। तो जो साइन थीटा और कॉस थीटा का जो वैल्यू रहता है वो हमेशा -1 से लेकर के +1 के बीच में रहता है हमेशा। इसका मान कभी भी -1 से कम और +1 से ज़्यादा नहीं आ सकता। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान हमेशा -1 से +1 के बीच में रहता है। उसी बात को मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। अच्छा नीचे हाँ, और उसके बाद जो टैन थीटा रहता है और कॉट थीटा ये आपका अनंत रहता है, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी पूरा मान रहता है। और जो सेक थीटा रहता है और कॉसेक थीटा इसका मान हमेशा क्या रहता है, -इन्फिनिटी टू 1 और 1 टू इन्फिनिटी तक मौजूद रहता है। ये हमारा कॉसेक थीटा और सेक थीटा का मान है। कॉसेक थीटा और सेक थीटा का मान इसी के बीच में क्या करता है, लाई करता है। और हमने कहा था कि टैन थीटा का मान पूरा -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी पूरा। ये हमारा टैन थीटा और कॉट थीटा का वैल्यू रहता है। तो इसी को मैं अगर मैथ्स के लैंग्वेज में लिख दूं तो हमारा जो साइन थीटा रहता है वो -1 से बड़ा और 1 से छोटा रहता है। कॉस का भी यही वैल्यू है, -1 से बड़ा और 1 से छोटा या इक्वल भी हो सकता है, किसी केस में इक्वल भी आता है। और अगर कॉसेक और सेक की बात करूं तो कॉसेक और सेक की वैल्यू -इन्फिनिटी टू 1, यानी जो कॉसेक थीटा रहता है ये आपका -1 से छोटा और 1 से ग्रेटर रहता है, 1 से बड़ा रहता है। वन से क्या रहता है, बड़ा रहता है। ठीक उसी तरीके से सेक का भी यही वैल्यू रहता है। सेक थीटा भी हमारा -1 से छोटा और 1 से बड़ा रहता है। और टैन थीटा ये हमारा इन्फिनिटी -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच में रहता है। और कॉट का भी यही वैल्यू रहता है, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, इन्फिनिटी यानी अनंत। ये हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा, बाकी सारे 6 रेशियो का क्या है, ये हमारा वैल्यूज है जो इन्हीं के बीच में क्या करेगा, वो लाई करेगा। अगर कुछ आगे और हम लोग फॉर्मूला देखने जाए तो इसके एंगल से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज हैं जिन्हें आप लर्न कर सकते हैं, या इसका कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह या फिर ट्रिक्स वगैरह भी आता है लर्न करने का। जैसे हमने यहाँ पर थीटा लिया था, तो उसके अलावा यहाँ पर अलग अलग एंगल लेते हैं, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन सारे एंगल्स के लिए बाकी 6 रेशियो का अलग अलग क्या रहता है, वैल्यूज़ रहता है। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। अगर एंगल लिख लूँ तो हम लोग टोटल 5 एंगल के बारे में वैल्यू को याद रखते हैं। एक है 0 डिग्री, एक है 30 डिग्री, एक है 45, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इसे रेडियन में 0 रेडियन लिखा जाता है और 30 डिग्री को π/6, 45 को π/4, 60 को π/3 और 90 को π/2। या तो रेडियन या तो डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस नहीं, डिग्री में ये सारा वैल्यू लिखा रहता है। तो अगर हम यहाँ पर एक ट्रिक जैसे लेते हैं, जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं 0, बगल वाले में 1, 2, 3, 4 लिखें,
जैसे यहाँ लास्ट में 4 आया तो उन चारों से उसी 4 से हम सब में क्या करते हैं, डिवाइड कर दें, सब में क्या कर देगा, डिवाइड कर दें, और सभी के ऊपर अगर हम रूट्स, स्क्वायर रूट या फिर वर्गमूल चढ़ा दें, सभी के ऊपर स्क्वायर रूट या फिर वर्गमूल चढ़ा दें, तो इसका जो वैल्यू आता है वो वैल्यू हमारा साइन थीटा का वैल्यू रहता है। जैसे कि अगर हम 0/4 अगर इसको डिवाइड करें तो 0 आएगा, स्क्वायर रूट करने पर भी 0 आएगा, तो यानी साइन जो 0 डिग्री रहता है वो हमारा 0 होता है। अगर यहाँ इसको सॉल्व करें तो 1 का स्क्वायर रूट अगर करेंगे तो 1, और 4 का स्क्वायर रूट करने पर 2, तो साइन 30 जो रहता है वो 1/2 रहता है। और अगर यहाँ पर हम काटेंगे तो 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 कटेगा, तो ये 1/2, तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1, लेकिन √2 का स्क्वायर रूट तो √2 होता है, तो 1/2 साइन 45 का वैल्यू रहता है। और अगर हम यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालें तो √3 और 4 का स्क्वायर रूट करने पर 2 आता है, तो √3/2 60 का वैल्यू। और यहाँ ये 4 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1, तो 1 का स्क्वायर रूट करने पर 1 आता है। तो ये रहा आपका साइंस के 6 एंगल का वैल्यू, जो होता है आपका साइन 0 0, साइन 30 डिग्री हाफ एंड साइन 45 डिग्री 1/2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1। उसी तरह से अगर मुझे कॉसिक का वैल्यू निकालना है, सॉरी कॉस का वैल्यू अगर मुझे निकालना है, अगर मुझे कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है, तो इन्हीं सारे वैल्यूज़ को हम लास्ट से स्टार्ट करके लिख देते हैं। जैसे यहाँ लास्ट में 1 है तो यहाँ पहले 1 दे देंगे, तो cos 0 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और आखिर में 0। तो ये हमारा cos थीटा के एंगल्स का वैल्यू आ गया। ठीक है, अगर हम लोग tan का वैल्यू निकालना चाहें, tan थीटा का, अगर हम लोग tan थीटा का निकालना चाहें तो tan थीटा का जो जैसे फार्मूला था, tan थीटा फार्मूला था, एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था साइन थीटा बाई कॉस थीटा। हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो अगर साइन थीटा बाई कॉस थीटा करके हम निकालना चाहें तो अगर 0 डिग्री में देखेंगे तो हमारा 0/1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0, तो tan 0 डिग्री 0 हो जाता है। इसी तरह से अगर 30 डिग्री के लिए देखें तो 1/2, साइन के लिए 1/2 और कॉस के लिए √3/2, तो वो हमारा 2 कैंसिल होके आ जाएगा 1/√3। साइन 45 के लिए देखें तो 1/√2 साइन के लिए और नीचे कॉस के लिए 1/√2, ये दोनों ही कैंसिल होकर हमारा आ जाएगा 1। tan 60 के लिए देखें तो ऊपर साइन 60 का वैल्यू हम देखेंगे तो हो जाएगा √3/2 और नीचे cos 60 का वैल्यू 1/2, तो 2 कैंसिल होकर हमारा आ जाएगा √3। और अगर tan 90 के लिए देखेंगे तो ऊपर साइन 90 का वैल्यू हमारा हो जाएगा 1 और cos 90 का वैल्यू हो जाएगा 0। तो ये जो होता है ये होता है अज्ञात, क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो सकता, इसे हम लोग क्या कहते हैं, अज्ञात कहते हैं, या फिर अनडिफाइंड, जिसे डिफाइन ना किया जा सके, यह है अनडिफाइंड। तो इस तरह से जो tan का जो वैल्यू हुआ 0 के लिए 0, tan का वैल्यू 0 के लिए 0, 30 के लिए 1/√3, 45 के लिए 1, 60 के लिए √3 और 90 के लिए अनडिफाइंड। अगर हम कॉसेक का निकालना चाहें तो जो कॉसेक थीटा हम लोग पढ़े थे, ये क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, किसका, साइन का। तो उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो रेसिप्रोकल करने पर 1/sin थीटा ये फॉर्मूला था। तो अगर 0 का निकालना है तो 1/0, तो ये क्या होता है, अनडिफाइंड, ये अज्ञात है, ये निकाल नहीं सकते हम लोग। इसी प्रकार अगर हम लोग 30 के लिए वैल्यू देखें तो 30 के लिए 1/sin का 1/2, ये रेसिप्रोकल होकर के 2 आ जाएगा। 45 के लिए 1/1/√2 करेंगे तो ये भी रेसिप्रोकल होकर के √2 हो जाएगा। और अगर 60 के लिए देखेंगे तो 1/√3/2, हम नीचे साइन थीटा का वैल्यू पुट कर रहे हैं अलग अलग एंगल के लिए। 0 के लिए 0 का एंगल पुट किए, 30 के लिए 30 का एंगल,
45 के लिए 45 का और 60 के लिए 60 का एंगल पुट करके इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो आ जाएगा 2/√3। और अगर 90 के लिए करें तो 1/1, ये हो जाएगा 1। तो ये हमारा हो गया कॉसेक थीटा का फॉर्मूला। 0 के लिए अज्ञात, 30 के लिए 2, 45 के लिए √2, 60 के लिए 2/√3 एंड 90 के लिए 1। ठीक उसी प्रकार अगर हम सेक थीटा का वैल्यू निकालना चाहें तो सेक थीटा जो होता है वो कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस का रेसिप्रोकल होता है तो 1/cos थीटा। तो यहाँ भी वही वैल्यू पुट करेंगे, तो cos थीटा ऊपर 1 और नीचे cos 0 जो होता है वो 1 होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1। 30 के लिए देखेंगे तो 1/√3/2, क्योंकि देखिए यहाँ पर √3/2 है 30 का वैल्यू, है ना। तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल होकर 2/√3 और फिर 1/45 के लिए 1/√2, ये हो जाएगा √2। 60 के लिए 1/1/2 रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 और 90 के लिए 1/0 जो ये हो जाएगा हमारा अज्ञात या फिर अनडिफाइंड। तो सेक का हमारा फॉर्मूला क्या क्या आया? सेक का हमारा फॉर्मूला आया 0 के लिए 1, 30 के लिए 2/√3, 45 के लिए √2, 60 के लिए 2 एंड 90 के लिए अज्ञात। जो cot थीटा होता है वो हमारा रेसिप्रोकल होता है tan का। तो या तो आप tan का वैल्यू को रिवर्स करके लिख सकते हैं, नहीं तो जैसे हम निकाले 1/tan करके वैसे करके भी आप लिख सकते हैं, एक ही बात आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला को पुट कर दे रहे हैं, उसको वैल्यूज़ को पुट कर दे रहे हैं। तो अगर tan का जो वैल्यू आया था 90 के लिए वो इसके 0 का वैल्यू हो जाएगा, यानी cot 0 हो जाएगा अज्ञात। 30 के लिए हो जाएगा √3, 45 के लिए 1, 60 के लिए 1/√3 और 90 के लिए 0। तो ये हमारा कुल फॉर्मूला है जो तीनों अलग अलग रेशियो का अलग अलग एंगल पर निकाला जाता है। इसे आप या तो याद कर ले या तो ट्रिक समझ करके लिख सकते हैं, ट्रिक करके आप इसे लिख सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ और फॉर्मूला है जिन्हें अगर हम एक बार पढ़ लेते हैं तो हमारा ये इंट्रोडक्शन का चैप्टर कंप्लीट होगा, फिर हम लोग चैप्टर का कुछ सम्स वगैरह सॉल्व करेंगे। जैसे कि एक फॉर्मूला होता है sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1, ये एक फार्मूला है और ये सारे फार्मूला आपको याद रखना है। अगर इसी से हम साइन के वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे तो हमारा साइन क्या निकलेगा, sin² थीटा इक्वल टू 1, cos² थीटा यहाँ प्लस में है तो इधर आके हो जाएगा माइनस cos² थीटा। और फिर साइन अगर निकालना चाहे तो sin थीटा इक्वल टू जो यहाँ स्क्वायर है वही साइड आके हो जाएगा स्क्वायर रूट, यानी अंडर रूट में 1 माइनस cos² थीटा। तो ये भी आपका क्या हो गया, एक फार्मूला हो गया, ये भी क्या हो गया आपका एक फार्मूला हो गया। तो sin थीटा इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस cos² थीटा। ठीक उसी जैसा अगर हम यहाँ से cos निकालना चाहेंगे तो cos थीटा इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस sin² थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार अगर अगला हम फॉर्मूला देखें तो एक फॉर्मूला हम होता है sec² थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल टू 1। अगर यहाँ से हम सेक निकालना चाहेंगे तो सेक थीटा हमारा क्या हो जाएगा, sec² थीटा पहले निकालेंगे तो 1 tan इधर माइनस हो जाके प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस tan² थीटा। स्क्वायर को हटाएंगे तो स्क्वायर हटाने पर यहाँ स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट के अंदर में 1 प्लस tan² थीटा। तो ये हमारा सेक का फॉर्मूला हो गया, ये हमारा सेक का फॉर्मूला हो गया। सेक थीटा इक्वल टू 1 अंडर रूट में 1 प्लस tan² थीटा, है ना। ठीक उसी प्रकार अगर हम tan निकालना चाहे यहाँ से तो tan थीटा तो यहीं रहेगा, tan थीटा को हम लोग राइट साइड में ले जा करके 1 को इधर लेके आएंगे, यानी हो जाएगा हमारा अंडर रूट में sec² थीटा माइनस 1। इसके साथ एक और फॉर्मूला होता है जिसे लिखते हैं हम cosec² थीटा माइनस cot² थीटा इक्वल टू 1। अगर यहाँ से हम उसी प्रकार cosec थीटा निकालना चाहेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस cot² थीटा।
और अगर कॉट का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट में कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये कुछ फार्मूलाज वगैरह हैं जिन्हें आप याद करके रखिए, है ना। अगले लेक्चर्स में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वगैरह लेकर के आएंगे और उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करना शुरू करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। अल्लाह हाफिज़।